हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा हम लोग का जो आज का जो टॉपिक है वो है कि बेटा क्लास 12 फिजिक्स में इसी चैप्टर के अंदर सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी बेटा हम लोग आज जानेंगे कि सीरीज एलसीआर सर्किट होता क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने बेटा इस चैप्टर के अंदर एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर, एसी सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर, या एसी सर्किट कंटेनिंग कपल टू ऑफ देम एंड अनदर टू ऑफ देम, इस तरह की सर्किट्स के बारे में बेटा हम लोगों ने जाना कि इसके अंदर किसका सबसे ज़्यादा दबदबा है। कहने की बात है कि जब हम एक डिवाइस जब लेते थे किसी सर्किट के अंदर एसी में, तो ये चीज़ तो होती थी कि भाई हाँ, इस सर्किट के ऊपर इस वाले डिवाइस का बहुत बड़ा रोल है, मेन रोल है। लेकिन जब हम एक से अधिक यानी जो दो डिवाइसेस का हमने प्रयोग करना शुरू किया बेटा, तो हमने देखा कि दो डिवाइसेस में से एक ही उस पूरे सिस्टम के ऊपर रोल कर रहा है। ठीक है, जिसमें हमने देखा जब रजिस्टर और कैपेसिटर केस में था तो कैपेसिटर रूल कर रहा था, जब रजिस्टर इंडक्टर केस बनता था तो उसमें इंडक्टर रूल कर रहा था, यानी रजिस्टर वहां से गायब हो जा रहा था। उसी की एप्लीकेशन में बेटा हम लोगों ने चोक कॉइल भी देखा है। ठीक है, तो जैसा कि बेटा चोक कॉइल का जो एपिसोड है वो हो चुका है और हम लोग बेटा आज पब्लिश भी हो जाएगा, वो आप उसे देख सकते हैं कि आखिर चोक कॉइल कैसे इंडक्टर के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, तो आज बेटा हम लोग बात करेंगे कि सीरीज एलसीआर सर्किट, यानी कि जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, यानी अब हम लोग बात करेंगे बेटा तीनों के तीनों एक साथ एक ही सर्किट के अंदर अटैच होंगे तो उस सर्किट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव यहाँ पे बेटा हम लोग देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें बेटा सीरीज या सर्किट में, तो आपके सामने हमने एक फिगर बना के दिखा रखा है जिसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनको हमने एक मेन ईएमएफ से कनेक्ट करके रखा है बेटा, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि एक पोटेंशियल है और एसी पोटेंशियल है। ठीक है, अब एसी पोटेंशियल बेटा इसमें करंट फ्लो करेगा और जैसा कि हमें पता है कि सीरीज की कंडीशंस में जो करंट होता है बेटा उस पूरे सर्किट में कांस्टेंट होता है, तो आप देख सकते हो हर जगह आई 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 ही फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फर्दर हम अगर इनके बेटा करंट और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन भी देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि रजिस्टर में यहाँ पे 0 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि नो फेज डिफरेंस है। कैपेसिटर केस में -π/2 का डिफरेंस है बेटा और इंडक्टर केस में +π/2 का डिफरेंस है। और मैं ये बार बार कहूँगा बेटा कि ये चीज़ें दूसरी हैं और जब हमने शुरुआत में बात करी थी तो वहाँ पे हमने किसी और चीज़ की चर्चा करी थी। ठीक है, यानी जब हम शुरुआत पे थे बेटा तो उस समय हम लोग ई नॉट और आई नॉट के बीच में चर्चा करते थे, लेकिन हम यहाँ पे बेटा ई नॉट से वी नॉट के बीच में चर्चा कर रहे हैं, यानी कि हम पोटेंशियल टू पोटेंशियल कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जब सिंगल सिंगल सेपरेट हम लोग सॉल्व करते थे इसको तो उस केस में हम ईएमएफ टू करंट ये चर्चा करते थे। लेकिन अभी क्या है, हम लोग ईएमएफ टू पोटेंशियल ये चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, एक ईएमएफ है जो कि मेन सोर्स है, दूसरा उस डिवाइस के अंदर कितना वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्रिएट हो पा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं बेटा, तो इसलिए आपस में इसको मिक्सअप नहीं करेंगे। नहीं समझ में आया? कहने का मतलब है कि जब हम एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली कैपेसिटर करते थे तो वहां पे हमने बताया था बेटा कि उसमें π/2 का गेन होता था। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा अगर कि π/2 गेन होता किस में था, तो ईएमएफ से और करंट के बीच में होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे गौर करो बेटा, यहाँ पे जो पोटेंशियल है VC और यहाँ पे ईएमएफ है E नॉट, हम इनके बीच का रिलेशनशिप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जब हम फेजर बनाएंगे। ठीक है, तो जब आप फेजर बनाते हो बेटा, ये फेजर डायग्राम है, तो इस केस में देखो ये VC, वैसे जब हम यहाँ वो VC जो होता था बेटा सेपरेट वाले में, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता था और वो VC नहीं होता था, वो क्या होता था, वो I होता था, करंट होता था। ठीक है,
लेकिन वही मैं कह रहा कि आप अपने को कंफ्यूज नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। अगर कंफ्यूजन होती है तो सबसे पहले बेटा आप सेपरेट सेपरेट सिंगल वीडियोस उनके देख लो, उसके बाद इन तीनों को कंबाइंड फॉर्म में जरूर देखना, वरना कुछ कह नहीं सकता, क्या पता वो कॉन्सेप्ट किसी और चीज़ की आपने समझी हो और यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग। तो हमने बेटा यहाँ पे आर, सी और एल के फॉर्म में नोट कर दिया है, ये हमने फेजर ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे वी आर ग्रेजुएशन में आई है, हमको दिख पा रहा है ये। उसके बाद बेटा वी आर और आई और वी सी में 90 डिग्री है, लैग हो रहा है, तो देखिए बेटा 90 डिग्री लैग हो रहा है वी सी, और आई और वी एल में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो अब देखो ऊपर की तरफ जा रहा है बेटा इंक्रीमेंट में वी एल में। ठीक है, फर्दर जब हम देखते हैं ये चीज़ देने की कोशिश करते हैं बेटा, तो वो क्या है, तो जब हम इसको डेरिवेशन के फॉर्म में स्टार्टअप करेंगे तो उसे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले है कि हमारे पास एसी सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये तो क्लियरिटी है। और जब इसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने शुरुआत में चर्चा करी थी कि आई इज कांस्टेंट इन सीरीज सर्किट। तो उस केसेस में बेटा पहले वाले कंडीशन में आर के केस में हमें मिलेगा वी नॉट आर इज इक्वल टू आर आई नॉट। ठीक है, उसके बाद इंडक्टर मिलेगा वी नॉट एल इज इक्वल टू एक्सएल आई नॉट, और वी नॉट सी इज इक्वल टू एक्स सी आई नॉट। यानी हमें अलग अलग पोटेंशियल अलग अलग डिवाइसेस के ऊपर प्राप्त हुए हैं, भले ही टोटल पोटेंशियल हमारा ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। क्यों? क्योंकि सीरीज के केस में बेटा पोटेंशियल कभी कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, करंट कांस्टेंट हो सकता है पर पोटेंशियल कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट फर्दर बेटा जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस लगाएंगे इस पे, तो आप देख सकते हो बेटा ये जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ट्रायंगल बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है बेटा, वो राइट एंगल ट्रायंगल आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जिसको हमने हाइपोटेन्यूस पार्ट को Z से और नीचे वाले को R से और साइड वाले को XL माइनस XC से बेटा रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आप कहोगे सर XL माइनस XC क्यों? तो देख लो बेटा कि जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे तो VL की वैल्यू बड़ी होगी और VC की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। इस वजह से VL में से हम VC को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो VC की वैल्यू बड़ी होगी और VL की वैल्यू छोटी होगी, उस कंडीशन में हम VC में से VL को घटाएंगे। तो जिधर के डायरेक्शन में जाएंगे उधर की वैल्यू जाहिर सी बात है बेटा हमेशा क्या होगी, बड़ी ही होगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन वाले से हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है, जैसा कि डेरिवेशन आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, अभी अब एक और चीज सोचो बेटा, सर यहाँ पे VL माइनस BC लिखा है और आपने XL माइनस XC लिखा है बेटा, तो सीन क्या है कि देखो अगर आई नॉट कांस्टेंट है तो वी नॉट एल की वैल्यू XL के बराबर है और वी नॉट सी की वैल्यू XC के बराबर है, तो हम XL VC माइनस VL माइनस BC जगह पे हम लोग XL माइनस XC भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है बेटा। ठीक है, अब फर्दर जब हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो वो था बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम इसको लगाते हैं बेटा तो यहाँ पे ई नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का होल स्क्वायर, जो कि आप यहाँ पे दो चीजें बेटा देख सकते हो, ये है आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर, इन दोनों स्क्वायर का सम आपके हाइपोटेनस यानी कि रिजल्टेंट ईएमएफ बेटा, यहाँ पे देखो ना ये ईएमएफ है, तो रिजल्टेंट ईएमएफ क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है। ठीक है, फर्दर जब इसको सॉल्व करो बेटा तो क्या हो जाएगा, वी नॉट आर की वैल्यू क्या है बेटा, आर आई नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप आर आई नॉट यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी, तो वी नॉट एल की जगह बेटा एक्सएल आई नॉट है, यानी एक्सएल आई नॉट यहाँ पे माइनस एक्सी आई नॉट बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, और फर्दर जब बेटा हम इसको रीवैल्यूएट और रिकंस्ट्रक्टिबल इसको काम हम लोग वर्क करेंगे, तो यहाँ से बेटा हम लोग कर सकते हैं कि आई नॉट का स्क्वायर बाहर कॉमन कर लें और अंदर जब बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर यहाँ बेटा जनरेट हो जाता है, और यहाँ पे हो जाता है बेटा ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, फर्दर बेटा क्या होगा, जब हम आई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो आई नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा ई नॉट अपॉन रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। और हमें बेटा रिजल्टेंट में आई नॉट की वैल्यू ही पता करनी है, क्योंकि हमें शुरुआत में ही पूरे सिस्टम का ईएमएफ प्रेजेंट है, लेकिन करंट की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। ठीक है, अब आप देख रहे हो बेटा कि इस पूरे सर्किट में तीनों चीजें मौजूद हैं, रजिस्टर भी, कैपेसिटर भी और इंडक्टर भी। तो इन तीनों के पास कुछ क्वालिटीज हैं। ठीक है, रजिस्टर का काम है करंट को अपोज करना एनर्जी वेस्ट करके,
कैपेसिटर काम है बेटा कि एनर्जी को स्टोर करना, ये भी एक तरह का रजिस्टर की तरह वर्क करता है। और इंडक्टर काम है कि बेटा इसको भी करंट की वैल्यू को कम करना बजाय एनर्जी को वेस्ट किए। तो अगर तीनों कंबाइन देखो तो तीनों का काम बेटा रोकना है, किसको, करंट को रोकने का ही काम करते हैं। इस वजह से बेटा हम रेजिस्टेंस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस बोलेंगे तो ये एक स्पेसिफिक आर के लिए हो जाएगा, इसलिए हम तीनों के कंबाइनली को बोलते हैं बेटा इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे इम्पीडेंस आता है। और आप देख सकते हो बेटा जो रूट अंडर एल स्क्वायर रूट अंडर बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स होल स्क्वायर, इसी को कहते हैं हम लोग जेड। और जेड मतलब होता है बेटा इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इसको बोलते हैं हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये इम्पीडेंस की वैल्यू कहाँ से निकल के बेटा, तो ये इम्पीडेंस की वैल्यू यहां से निकल के आई है, तो इसलिए इसको हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल ही बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस ट्रायंगल, ठीक है। तो ये निकल के आया हमको इम्पीडेंस और ये निकल के आया इम्पीडेंस ट्रायंगल। अब इम्पीडेंस क्या है बेटा, तो इम्पीडेंस एक ऐसा आपके बेटा एक अपोजिट फिनोमेना है पूरे सर्किट के अंदर, जो कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों दोनों कंबाइनली उस सर्किट में लगाया जाता है, ताकि एसी करंट को रोका जा सके। और कितना रोके वो डिसाइड करेगा बेटा इम्पीडेंस की वैल्यू, ठीक है। और बेटा जब जैसा कि ये एक तरह का प्रतिरोधक है, यानी रोकने वाली सब्सटेंस है, फिनोमेना है, तो इसकी एसाइंट क्या होती है बेटा, इसकी एसाइंट होती है ओम। क्योंकि ओम जैसे ओम रेजिस्टेंस का बेटा एसाइंट ओम होता है, और रेजिस्टेंस काम होता है रोकना, वैसे ही इसका भी एसाइंट होता है ओम, और इसका भी काम होता है बेटा रोकना, यानी प्रतिरोध करना किसका, करंट का, ठीक है। अब इसके करंट के प्रतिरोध के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई किसी सर्किट के अंदर इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर में से किसका दबदबा सबसे ज्यादा उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये थी बातें बेटा यहाँ पे इम्पीडेंस की, और आप यहाँ पे गौर कर सकते हो, ठीक है। फर्दर एक बात और है बेटा कि हम एक्सेल की वैल्यू को, ठीक है, एक्सेल की वैल्यू को ओमेगा एल और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेटा रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने रिएक्टेंस में चर्चा की थी, क्योंकि एक्सेल को इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा बोलते हैं, तो हमने वहां पे चर्चा की थी। तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह पे, आर स्क्वायर तो रहेगा ही, एक्सेल की जगह पे ओमेगा एल का होल स्क्वायर माइनस एक्सी की जगह पे 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर हम मेंशन कर सकते हैं। और जैसी वैल्यू बेटा यहाँ पे गिवन है, उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करके वैल्यू को आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा आपका करंट निकालने के लिए इम्पीडेंस बेसिस पे। फर्दर जब हम देखते हैं बेटा, तो इसमें कुछ केसेस आते हैं, इसमें बेटा कुछ केसेस हैं, कुछ स्पेशल केसेस हैं, जिससे पता चलता है कि वो सर्किट का बिहेवियर किसी भी पॉइंट पे, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कैसा है, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर गौर करो कि अगर बेटा इंडक्टर यानी कि कैपेसिटिव इंडक्टेंस की वैल्यू, सॉरी बेटा, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अगर अधिक है, केस 1, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से अगर अधिक है, तो उस केस में बेटा पूरा का पूरा सर्किट किसके द्वारा लीड किया जाएगा, वो लीड किया जाएगा बेटा इंडक्टर के द्वारा, और पूरा का पूरा सर्किट के अंदर करंट की क्या हो जाएगी बेटा, करंट की हो जाएगी लैगिंग। क्योंकि हमने बेटा जब सेपरेट जाना था कि इसी सर्किट कंटेनिंग ओनली इंडक्टर, तो उसमें जाना था कि इंडक्टर क्या करता है बेटा, करंट की वैल्यू को लैग कर देता है, कितना, π/2, ठीक है। तो π/2 लैग करेगा बेटा, यानी कि ये सर्किट एलसी सर्किट कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टिव बिहेव करेगा, यानी इसमें करंट की लैगिंग होगी। तो जब ऐसा केस आएगा, तो उस केस से पूरे सर्किट में करंट की बेटा लैगिंग होनी शुरू हो जाएगी, करंट की इफिशियंसी हमें कम देखने को मिलेगी, ठीक है। दूसरा केस आता है बेटा, जब हम लोग आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू अगर छोटी हो जाए कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू पूरे सर्किट में बढ़ जाए, तो उस केस में बेटा वो पूरा का पूरा सर्किट कैसा बिहेव करता है, कैपेसिटिव बिहेव करता है, और इसके होने की वजह से पूरे सर्किट में करंट की वैल्यू बढ़ जाती है बेटा। क्योंकि इस केस में, कैपेसिटिव केस में, अगर हम सिंगल वाले की वीडियो की बात करें बेटा, तो उस वाले कंडीशंस में हम देखते थे कि कैपेसिटिव केस में जो करंट की वैल्यू है वो π/2 क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से हमको पूरा का पूरा सर्किट कैसे बेटा, एलसीआर कैपेसिटिव दिखेगा, और हमें वहां पे करंट की इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी, जिसे हम कह सकते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा सिस्टम कैपेसिटिव बिहेवियर है, ठीक है। अगर डिक्रीज करेगा करंट तो इंडक्टिव बिहेवियर है, इंक्रीज करेगा तो कैपेसिटिव बिहेवियर हम बिना कोई दिक्कत के कह सकते हैं, ठीक है।
फर्दर हम देखें बेटा तीसरे वाला केस कि अगर एक्सएल की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों का जो रिएक्टेंस है वो बराबर हो जाए, तो उस केस में जब यहाँ पे बेटा वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा 0, बचेगा आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का सिंपल आर हो जाएगा बेटा। इसका मतलब पूरे सर्किट में केवल रेजिस्टेंस का ही दबदबा रह जाएगा, और उसके उस रेजिस्टेंस की इफेक्टिवनेस की वजह से हम उस सर्किट को बोलेंगे बेटा प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्या बोलेंगे हम लोग? प्योरली रेजिस्टिव एलसीआर सर्किट, जिसके अंदर केवल रेजिस्टेंस का दबदबा रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई जो कैपेसिटर है और जो इंडक्टर है दोनों की रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है बेटा? बराबर हो जाती है। दोनों की एफिशिएंसी की बराबर, दोनों की कैपेसिटी क्या हो जाती है बेटा? बराबर हो जाती है। इस वजह से हम इसको रेजिस्टिव कंडीशन के दर्जे में डालते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास रिक्वायर्ड कुछ केसेस, और ये था इसके एलसीआर सर्किट के डेरिवेशंस। ये है इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये है फेजर डायग्राम, और आप वो ऊपर भी एक डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो बेटा। ठीक है, फर्दर इसके लास्ट अगर पार्ट में हम चलने की कोशिश करें बेटा, तो वो है कि जो सस्पेक्टेंस और एडमिटेंस, दो शब्द आते हैं, बहुत ही कॉमन है एलसीआर में। सस्पेक्टेंस और एडमिटेंस क्या होता है? तो भाई सस्पेक्टेंस होता है कि जब हम रिएक्टेंस का क्या करते हैं बेटा? रेसिप्रोकल करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि सर्किट में दो रिएक्टेंस हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक है इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये रिएक्टेंस का जब रेसिप्रोकल होगा बेटा, तो उसको कहेंगे हम लोग सस्पेक्टेंस, यानी रेसिप्रोकल ऑफ बेटा रिएक्टेंस इज कॉल्ड सस्पेक्टेंस। सिंपल 1/x, और इसका एसेंट क्या होता है बेटा? महो होता है। ठीक है, इसका एसेंट क्या होता है बेटा? महो, यानी ओम का उल्टा। ठीक है, यानी ओम इनवर्स भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट बेटा एडमिटेंस। एडमिटेंस क्या होता है? तो एडमिटेंस का केस है बेटा कि जो इंपीडेंस है ना, जो देख रहे हो बेटा ये इंपीडेंस है Z, इस इंपीडेंस का रेसिप्रोकल को ही कहते हैं बेटा एडमिटेंस। ठीक है, इंपीडेंस का रेसिप्रोकल कहते हैं हम लोग एडमिटेंस, और इसका भी एसेंट बेटा महो होता है, यानी ओम का उल्टा ही होता है। ठीक है, तो ऐसे करके बेटा जो हमारा सीरीज एलसीआर सर्किट है वो हो जाता है बिल्कुल समाप्त। अगर कोई भी प्रॉब्लम बेटा इसके रिलेटेड है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैट या कमेंट बॉक्स खुले हैं बेटा, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, और हमें कोई मैटर के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के प्रॉब्लम के लिए बेटा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलेंगे बेटा नेक्स्ट एपिसोड्स में कुछ और भी इंटरेस्टिंग बातों के संग। आई थिंक सो बेटा इसमें है रेजोनेंस कंडीशन, यानी कि इस एलसीआर सर्किट की रेजोनेंस कंडीशन की चर्चा हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। चलते बेटा, जय हिंद।